हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पीएनपी के द्वारा जो बची हुई सीटें हैं उन पर कैटेगरी के अनुसार काउंसलिंग होने वाली है, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के अनुसार। ठीक है ना, वो कैसे आप समझ लीजिए इस बात को। अभी ये लेटर जारी हुआ है 8 अप्रैल, आप देख सकते हैं। कार्यालय अपर मुख्य सचिव राज्य बेसिक शिक्षा परिषद, संख्या इतने इतने। परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत की जा रही है कि चयनित नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या इतने इतने दिनांक 5 में, ठीक है, के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नियमानुसार सर्टिफिकेट प्राप्त किए जाएं। तो भाई साहब, ये तीनों पॉइंट एक एक जानदार है, इन पर आप जरूर ध्यान दें। उनके जनपद में चयनित सभी उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, पहला पॉइंट। ठीक है ना, कि आपने जो भी नियुक्ति वाले बच्चे थे सबको आपने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। दूसरा पॉइंट, चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में शासन द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन निस्तारण हेतु अब शेष नहीं बचा। कोई भी अभ्यर्थी बाद में वाद विवाद ना करे, आपके द्वारा सारा काम खत्म कर लिया गया है, इसकी आप आख्या दीजिए। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए इसको। तीसरे पॉइंट में बहुत ज़्यादा बड़ी जान है। इसमें लिखा हुआ है यदि रिक्त पद हैं तो कितने हैं और किस कैटेगरी के हैं। क्योंकि कैटेगरी के पद क्यों मांगे गए हैं? कैटेगरी के पद इसलिए मांगे गए हैं कि जनरल ओबीसी एससी के जिस हिसाब से कैटेगरी में ज़्यादा पद बचेंगे उसी हिसाब से वो काउंसलिंग कराई जाएगी। क्योंकि आरक्षण पहले ही एक बार दिया जा चुका है, दोबारा यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि एक बार, अब मैं आपको इसको विस्तार समझाता हूँ, आगे पहले इसको पढ़ लेते हैं। उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर अपेक्षित सूचना सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 3 दिन के भीतर प्राप्त की जाए। यदि कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपरोक्त के अनुसार बिंदुओं पर अपेक्षित सूचना यदि कोई उपरोक्त अनुसार सर्टिफिकेट नहीं देता है तो ये मान लिया जाए कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था में जानबूझकर अवहेलना की जा रही है और उसके विरुद्ध तत्काल अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब यदि अब बीएसए वालों ने डाटा नहीं भेजा और सही तरीके से सूचना नहीं दी है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करी जाएगी, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप समझ लीजिए मैटर क्या था। मैटर ये है कि मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है और एससी है। मैं यहाँ पर दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। देखिए, जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है और एससी है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती निकली तो हर एक पर पहले ही कैटेगरी के हिसाब से यहाँ सीटों को बांट दिया गया। अब क्या हुआ, इन तीनों में से बच्चे कुछ ने, जैसे आप अप्रोक्स मान लीजिए 4,500 बच्चे जो हैं जनरल कैटेगरी के, है ना, और आप मान लीजिए लगभग 3200 बच्चे हमारे ओबीसी कैटेगरी के, है ना, और लगभग हमारे 3100 बच्चे एससी के। तो सीटें आपको पता ही है कि लगभग 3150 के समथिंग सीटें थी, है ना, ये बच्चे एससी के। तो ये टोटल जो है 4 3 7 और 3 10,700 के समथिंग सीटें हैं जो कि सरकार ने अभी तक भरी नहीं है। अब यदि इनके आधे भी आप जोड़ लो, क्योंकि सरकार लगभग अभी तक तो 7.5 का आंकड़ा पहुंचा है सरकार के पास, और सरकार पता लगे। मैंने आपको 2 मिनट पहले ही एक वीडियो बनाई थी। देखिए, ये वीडियो मैंने अभी बनाई थी आधे घंटे पहले। तो अभ्यर्थी इसके नीचे कमेंट कर रहे थे, सर डाटा क्या है, ये है वो है। मैंने बोल रहा था लगातार बढ़ रही है सीटों की संख्या, बीएसए की लिस्ट पहुंच रही है, वहां पर कम गुणांक वालों को फायदा होगा। लेकिन पता नहीं कहां से नेगेटिव लोग जो हैं वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़ कर जाते हैं। उन्हें कुछ करना ना करना, उन्हें लगता है कि जैसे अगला जो संविधान है उसमें उनकी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर कमेंट करें। वो नकारात्मक अभ्यर्थी जो है ये ना आए करें कृपया करके। जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं यही जुड़ा है हमारे साथ। तो ये इससे सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा। अब भी देखिए क्योंकि पहले से ही देखिए, मान लीजिए कहीं पर 4 सीट जनरल को मिलनी थी, है ना, और 3 सीट ओबीसी को मिलनी थी। ये जनरल नहीं था, ये यूआर है एक्चुअल में, अनरिजर्व कैटेगरी, है ना। 4 3 7 और मान लीजिए 3 सीट इनको मिलनी थी। वैसे 50-50 का आंकड़ा होता है, ये 5 सीट कर लो इनको, 5 3 और 2 कर लो इनको, ठीक है ना। अच्छा, अब हुआ क्या, इन 5 में से 2 सीटें खाली रह गई, इस 3 में से 2 सीटें खाली रह गई, 1 सीट यहाँ खाली रह गई। तो जब काउंसलिंग होती है तो जिस बंदे की ये सीट खाली हुई है ये उसी को दी जाएगी। ठीक है ना। आप दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए 5 सीट यूआर की हैं, 3 सीट ओबीसी की हैं, 2 सीट आपकी एससी कैटेगरी की हैं। अब मान लीजिए 10 सीट हैं, ठीक है, इन 10 सीटों में से 2 सीट यूआर की खाली रह गई,
अनरिजर्व कैटेगरी की। अच्छा, और 3 सीट जो हैं वो खाली रह गई आपकी, 3 में से 1 सीट खाली रहेगी ओबीसी की और 1 सीट रहेगी खाली। हाँ, अब तर्क ये है कि सर ये तो अनरिजर्व कैटेगरी की थी, इन्हें तो कोई भी लैप्स कर सकता है, ओवरलैपिंग हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग एमआरसी रूल के अंडर में होंगी। और ऐसी स्थिति में अब अभ्यर्थी अब यहाँ पर ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगी उसका एक तथ्य समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो अभ्यर्थी कह रहे सर ओवरलैपिंग कैसे होगी और कैसे नहीं होगी। देख लीजिए मेरे भाई, इसमें ओवरलैपिंग इसलिए नहीं होती कि जिस कैटेगरी की वो सीट होती है उसी कैटेगरी का अभ्यर्थी को नीचे से उठाकर नौकरी दे दी जाती है, क्योंकि वो उसी कैटेगरी से भरनी है जिस कैटेगरी की वो सीट है। मान लीजिए जनरल कैटेगरी का बच्चा नौकरी छोड़कर गया है और जनरल की कैटेगरी कोई नौकरी, अब अनरिजर्व कैटेगरी में तो ओवरलैपिंग चलेगी, लेकिन ओबीसी और एससी कैटेगरी में ओवरलैपिंग नहीं चलेगी। ये है बात, मतलब ओबीसी एससी में ओवरलैपिंग आपस में नहीं चलेगी, केवल और केवल अनरिजर्व में चलेगी, क्योंकि अनरिजर्व सीट है, किसी की नहीं है। ये है तथ्य। तो जो भी आंकड़े होंगे वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए पीएनपी से लगातार जो है संबंध बने हुए हैं, जैसी भी सूचना होगी आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसी भी अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।